समर्थित लेबनानी शिया संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत से ईरान गुस्से में तमतमा उठा है। वो इजराइल से बदला लेने की कसम खा चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने हिजबुल्लाह चीफ के खून का बदला लेने की बात कही है। इसके अलावा इराक, हमास और यमन के हूती विद्रोही गुट ने भी हिजबुल्लाह के समर्थन में बयान दिए हैं। ईरान ने लेबनान और पूरे क्षेत्र में इजराइल की कार्रवाइयों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आह्वान किया है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत आमिर सईद इरावानी ने पत्र लिखकर इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपने राजनयिक परिसरों और प्रतिनिधियों पर राजनयिक और वाणिज्यिक दूतावास परिसरों की अखंडता के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले किसी भी हमले के खिलाफ कड़ी चेतावनी देता है और दोहराता है कि वो इस तरह के आक्रमण को दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने निहित अधिकारों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा। आपको बता दें कि हसन नसरुल्लाह ने 2006 में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के युद्ध का नेतृत्व किया था। अपने नेता की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह अपने साथी महान शहीदों में शामिल हो गए हैं, जिनका उन्होंने 30 वर्षों तक एक जीत से दूसरी जीत तक नेतृत्व किया था। बता दें कि हसन नसरुल्लाह ने 1992 में इजरायली मिसाइल हमले में अपने पूर्ववर्ती चीफ की मौत के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी और 3 दशक तक संगठन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व संभालने के 5 साल बाद अमेरिका ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को इजराइल के कट्टर दुश्मन के रूप में परिवर्तित किया और ईरान के शीर्ष धार्मिक नेताओं और हमास जैसे संगठनों के साथ गठबंधन को मजबूत किया। वो अपने लेबनानी शिया अनुयायियों का आदर्श और अरब एवं इस्लामिक जगत के लाखों लोगों के बीच सम्मानित है। नसरुल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह ने 2006 में 34 दिनों के युद्ध के दौरान इजराइल के साथ गतिरोध की स्थिति पैदा कर दी थी। उन्हें उस युद्ध का नेतृत्व करने का श्रेय दिया जाता है, जिसके चलते 18 साल के कब्जे के बाद 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी हुई थी। नसरुल्लाह का सबसे बड़ा बेटा हादी 1997 में इजरायली सेना के खिलाफ लड़ाई में मारा गया था। सीरिया में 2011 में जब लड़ाई शुरू हुई तो नसरुल्लाह ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के बलों का साथ दिया। नसरुल्लाह 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और उनका जन्म बैरूत के उत्तरी उपनगर शारा शाबूक में एक गरीब परिवार में हुआ था। वो 16 साल की उम्र में इराक के पवित्र शिया शहर नजफ गए, जहां ईरान के 1979 की इस्लामिक क्रांति के नेता दिवंगत आयतुल्ला खामेनी धर्म की शिक्षा देते थे। बाद में नसरुल्लाह ने कुम शहर में पढ़ाई की। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के संस्थापकों में से एक था। ईरान कह रहा है कि वो नसरुल्लाह की मौत का बदला तो लेकर रहेगा। गौरतलब है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस 1 साल से लगातार लड़े आ रहे हैं, मोबिलाइज हो चुके हैं। 1 साल हो गया, वो भी थक रहे हैं। उनको भी वापस इंडस्ट्रीज पे जाना है, इकोनॉमी का ख्याल करना है। तो कब तक इजराइल सस्टेन कर सकता है? क्या ये स्टेमिना की लड़ाई होगी कि किस में स्टेमिना ज़्यादा है? वो जो शिया हैं वो तो बहुत सारी सफरिंग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मार खाने के लिए तैयार हैं वो बिल्कुल, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए खास। तो अब ये शायद जो स्टेमिना की लड़ाई हो जाए कि कौन ज़्यादा देर टिक सकता है। और जब अगर आज जो है वो पुष्टि कर रहे हैं कि हमने नसरुल्लाह हसन को मार डाला है, टॉप लीडर इसके, तो हिजबुल्लाह भी गुहार लगा रहा है ईरान को, मेरे आका बचाओ। उसने हथियार दिए, रिंग ऑफ फायर बनाया है चारों तरफ इजराइल के। ईरान ने प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंटली वो खुद नहीं लड़ना चाहता जब तक कि उसकी सॉवरेन टेरिटरी पे हमला ना हो। ठीक है, तो इसके चलते उसने अप्रैल में एक झटका दिया था कि साहब हम भी पलटवार कर सकते हैं, ये मत सोचना कि आप ही एक हो जो मार सकता है। तो इजराइल भी तब से बड़ा इच्छुक है कि किसी तरह ईरान को प्रोवोक किया जाए, हिजबुल्लाह को इतना प्रोवोक किया जाए कि वो लड़ाई को बढ़ाए, मजबूर करें अमेरिका को लड़ाई में आने में, और फिर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का बैंड बाजा बजा दे।
इससे एस्कलेशन बहुत भारी हो सकती है। मुझे तो अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह अपने मिसाइल स्ट्राइक्स को बढ़ाएगा। मैं नहीं समझता कि वो चुपचाप से धूल चाट लेंगे, थूका चाट लेंगे और कह देंगे हाँ जी हम सीज़ फायर मान गए, हम हट जाएंगे, जब तक उनको बहुत खासा दर्द ना हो, राइट। तो क्या ये जो पनिशमेंट लेवल है वो काफ़ी है? अब वो भी हर रोज़ कुछ ना कुछ रिटेलिएट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रिटेलिएशन नहीं है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि या इफेक्टिवनेस ऑफ इजराइलीज काउंटर स्ट्राइक्स है या डेलिबरेट डिसीजन नॉट टू एस्केलेट, क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, जो मॉडरेट हैं और जो यूएन जनरल असेंबली में जाके बोला कि इज़राइल हमको प्रवोक कर रहा है, हमको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ करें जिससे वो और अमेरिका मिलके हम पे स्ट्राइक करें, तो हम इतने अक्लमंद हैं कि हम इसमें झांसे में नहीं पड़ेंगे। कब तक नहीं पड़ेंगे? कब तक ह्यूमिलिएट होंगे अपने लोगों के सामने? भाई आफ्टर ऑल वो भी आंसरेबल है अपनी पब्लिक को। और रूस चीन का भी बड़ा हाथ रहेगा इसमें कि वो कितना इनको ताकत देते हैं, क्या वो इनको आर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग इज़राइल का पलटवार सह सके। गौरतलब है कि रूस ने अपनी S-400 मिसाइल बैटरी भेज दी यहाँ पे कि वो इज़राइल के जवाबी हमलों को थोड़ा डेंट कर सके। अमेरिका की एड के बगैर इज़राइल ईरान पे हमले नहीं कर सकता। उसको कितना लंबा फासला जाना है, कई देशों के ऊपर ओवरफ्लाइट करनी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए अमेरिका के टैंकर चाहिए। तो जब तक अमेरिका लड़ाई में नहीं उतरता, इज़राइल अकेले ईरान और हिजबुल्लाह और सबको नहीं लेगा, ठीक है। तो एक तो ईरान का लोग कह रहे हैं कि मंशा है कि साहब आप इतनी मार मारो कि एस्केलेशन इतनी बढ़े कि ये जो हिजबुल्लाह और ईरान एस्केलेट करने के लिए मजबूर हों, ईरान लड़ाई में आ जाए, तब अमेरिका हमारी तरफ आ जाएगा, मिलके हम ईरान को और हिजबुल्लाह को धूल चटा देंगे। तो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और नुकसान बहुत होगा दुनिया का, क्योंकि अगर वहाँ पे बड़ा भीषण ऑल आउट वॉर हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो ऑयल की प्राइस स्काई रॉकेट होंगी। जो इकॉनमीज चढ़ रही है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले डूबने लगेंगी, काफ़ी नुकसान होगा दुनिया भर में इकॉनमीज़ को। तो इसके चलते किसका फ़ायदा होगा, किसका नफ़ा, किसका नुकसान, ये कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन अमेरिका को करनी पड़ेगी, इजराइल को करनी पड़ेगी, दुनिया को करनी पड़ेगी। बात अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाती दिख रही है। जाहिर है इससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मचना तय है। अब ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या रहता है, ये देखना होगा। और सटे आए हुए बाइडन साहब दुनिया भर में कह रहे थे कि मैं सारे युद्ध ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने इजराइल से अफ़गानिस्तान से प्रेसिपिटेट विड्रॉल किया और अब देखो चारों तरफा आग लगी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर तीसरे साल में जा रही है, ये 1 साल कंप्लीट हो रहा है और वहाँ आगाज़ लग रहा है, अंदेशा लग रहा है कि चीन भी ताइवान पे या फिलीपींस पे धावा बोल देगा। तो ये तो वर्ल्ड वॉर तो साहब शुरू ही शुरू है। तो इसके चलते अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये बहुत क्रूशल है। कितना पलटवार में एस्केलेट करना चाहता है हिजबुल्लाह, या ईरान आना चाहता है, या वो समझ गए कि साहब हम इज़राइल पे काबू नहीं पा सकते, इज़राइल की शक्ति सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है, इज़राइल भी कीन है कि अपनी डेटरेंस को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। देखिए साहब, कूटनीतिक मायना तो ये है कि अगर अनरिस्ट्रेंड एस्केलेशन हो जाती है, ऑल आउट वॉर मिडिल ईस्ट में हो जाती है, ईरान, उसके प्रॉक्सीज हौती, हिजबुल्लाह और हमास ये सारे टूट पड़ते हैं, शिया मिलिशिया जो सीरिया और इराक में हैं वो भी टूट पड़ते हैं, और वहाँ तुर्की बड़ी थ्रेटनिंग नॉइजेस वो कर रहा है। वो भी सुल्तान एर्दोगान अपने आप को खलीफा बताना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। वो कह रहे थे इस्लामिक अलायंस होनी चाहिए, अब कह रहे हैं ह्यूमन अलायंस होनी चाहिए, इज़राइल को नाज़ी रिजीम करार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो क्या उनमें टूट पड़ने की हिम्मत है, कुछ करने की हिम्मत है? क्या तुर्की और इज़राइल मिलकर कुछ करेंगे? रूस किस हद तक सपोर्ट करेगा, चीन किस हद तक सपोर्ट करेगा? अभी आने वाले दिनों में ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। और अगर इस टाइप की एस्केलेशन होती है तो जैसे मैंने आपको समझाया
कि पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होगा, ऑयल की प्राइसेस चढ़नी शुरू होंगी, दे कैन गो थ्रू द रूफ। और ऑयल की प्राइसेस चढ़ गई तो दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो जाएगी। इकोनॉमी जो पहले तो कोविड से चरमरा गई थी, फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर से चरमराई, फिर जो हाउतीज हमला कर रहे हैं रेड सी पे, सारी जो ट्रेड है वो केप ऑफ गुड होप से साउथ अफ्रीका के चारों तरफ से होके जा रहा है, कॉस्ट बढ़ गए हैं, वो सब बढ़ गया है। तो इस एस्केलेशन से इकोनॉमिक नुकसान तो दुनिया भर का होगा, ग्लोबल इकोनॉमी का होगा, अमेरिका का होगा, मिडल ईस्ट का होगा, इजराइल का होगा। और किस हद तक दुनिया अभी राजी है इसको सहने के लिए, लगता है कि अमेरिका और यूरोप तो आमादा हो गए हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 2 हमने करी, वर्ल्ड वॉर 3 भी हम करेंगे और दुनिया भर को भाषण देंगे, लेक्चर देंगे, मॉरल लेक्चर देंगे कि भाई रैशनैलिटी का इस्तेमाल करो, रीजन का इस्तेमाल करो। और खुद देखो साहब कर क्या रहे। हिजबुल्लाह के सबसे बड़े नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या ईरान के लिए उतनी ही बड़ी चोट है जितनी हिजबुल्लाह के लिए। ईरान ने अपने देश में 5 दिन के शोक की घोषणा की है। ईरान खौफ में है और उसने आपातकालीन सावधानी बरतते हुए अपने शीर्ष नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुरक्षा कारणों से कहीं और शिफ्ट कर दिया है। ईरान ने जुलाई में तेहरान के गेस्ट हाउस में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वो अभी हानिया की हत्या के गम से उबरा भी नहीं था कि अब इजराइल ने उसे फिर से बड़ा जख्म दे दिया है। अब नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान के अगले कदम पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ईरान ये तो बार बार कह रहा है कि वो सही वक्त पर बड़ा बदला लेगा, लेकिन फिलहाल ईरान को हर मोर्चे पर झटका लग रहा है।